दिसंबर 1984 की सुबह उसे फांसी हो जानी थी, लेकिन प्रियनाथ मुखोपाध्याय को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी वजह से कल सुबह एक महिला की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। उस महिला को कल मौत की सजा मिलने वाली थी, जिसने न जाने कितने ही बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसने अपनी खूबसूरती और अपने साथी दिमाग को अपराध में इस कदर झोंक दिया था कि बंगाल के क्राइम डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर प्रियनाथ मुखोपाध्याय को भी उसके चेहरे से डर लगने लगा था। अब जबकि खोप का ये दूसरा नाम कल सुबह खत्म हो जाएगा, तो प्रियनाथ के दिलो दिमाग में वो सब घूमने लगा जो पिछले 10 सालों में घटित हुआ था। त्रिलोक्या तारिणी देवी, यही नाम था खोप के इस चेहरे का। बेहद खूबसूरत चेहरा और उससे भी साथ ही उसका दिमाग। पश्चिमी बंगाल के सोनागाछी में इस महिला ने 3 साल में 5 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन कोई इसका कुछ ना बिगाड़ सका। हर कोई जानता था कि कत्ल त्रिलोक्या तारिणी देवी ने ही किए हैं, लेकिन वो इतनी सातिर थी कि अपराध के बाद वो एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ती थी। कोलकाता की बदनाम गलियों में था बंगाल की इस हैवान का ठिकाना। कोलकाता का सोनागाछी इलाका, जो यहाँ का एक रेड लाइट इलाका है, वहां पर लंबे समय तक ये रहती रही, लेकिन यहाँ पर इसके अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि इसे इस इलाके को छोड़कर कुछ समय के लिए चित्तौड़ जाना पड़ा। करीब 10 साल बाद ये फिर इन्हीं बदनाम गलियों में लौटकर आई थी। अपने जुर्म के अंतिम दिनों में इसके निशाने पर थी सोनागाछी की अमीर महिलाएं। वो महिलाएं जो सोने चांदी के हीरे मोती के आभूषणों से लदी रहती थी। कभी इस इलाके में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने वाली त्रिलोक्या तारिणी देवी अब एक नए रूप में यहाँ पर रह रही थी। वो खुद को एक गुरु की शिष्य बताकर यहाँ की महिलाओं का विश्वास जीत रही थी। त्रिलोक्या तारिणी महिलाओं को इस बात का विश्वास दिलाती है कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी सारी परेशानियां, सारी मुरादें पूरी होगी। वो महिलाओं को बाबा से मिलवाने का वक्त देती और कहती जिस दिन बाबा से मिलना हो उस दिन वो अपने सारे गहने, सारे जेवर पहनकर सज धज कर आए। इसके बाद ये साथी महिला सोनागाछी की अमीर महिलाओं को अपने साथ एक ऐसे घर में ले जाती जो काफी समय से खाली पड़ा था। इस घर के अंदर एक तालाब था। तारिणी उन महिलाओं को कहती है कि बाबा से अगर मिलना है तो पहले आपको इस पवित्र तालाब में डुबकी लगानी होगी। गहने उतारकर जैसे ही ये महिलाएं इस तालाब में डुबकी लगाती, वो उन्हें धक्का दे देती और तालाब में डुबोकर मार डालती। एक के बाद एक 5 महिलाओं को इसी तरह तारिणी ने मौत के घाट उतार दिया था। वो कत्ल तो करती थी, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आती थी। कत्ल के बाद लूटे हुए गहनों से वो अपनी और अपने बेटे की हरी भरी जिंदगी चला रही थी। हरी उसका एक बेटा था जो उसने गोद लिया था, जिसे वो बेहद प्यार करती थी। तो कौन थी ये तारिणी और क्यों ये एक के बाद एक कत्ल किए जा रही थी, तो जानते इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीपी जांगीड़ और शुरू करते हैं आज की एक ऐसी कहानी जिसने कत्ल पे कत्ल किए, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो पकड़ी ना गई। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, आपसे एक अनुरोध है। एक वीडियो बनाने में काफी मशक्कत होती है। आपको पता है, एक वीडियो बनाने के लिए काफी कंटेंट हमें ढूंढना पड़ता है, फिर वीडियो शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो हमारी इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ कमी रह गई है तो ये जरूर बताएं हमें कमेंट करके। हम अपनी इन गलतियों को सुधारेंगे। आप ही है जो हमें अपनी गलतियों से आप हमें अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब उस इलाके में 5 महिलाओं के कत्ल हो गए तो केस की जांच मिली उस वक्त के बेहद फेमस पुलिस ऑफिसर प्रियनाथ मुखोपाध्याय को। कहते हैं उस दौर में हर कोई ये जानता था कि इस इलाके में हो रहे सारे कत्ल तारिणी ही कर रही थी, लेकिन कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पा रहा था। और अब ये काम करना था एक नए ऑफिसर प्रियनाथ को। प्रियनाथ ने तारिणी को जानना शुरू किया, ये समझना शुरू किया कि आखिर ये महिला है कौन। प्रियनाथ मुखोपाध्याय जितने तेज ऑफिसर थे उतने ही अच्छे लेखक भी थे। प्रियनाथ ने 1878 से 1971 तक कई केस सोल्व किए। इस दौरान वो जिस केस पर काम करते थे उससे जुड़ी हर एक बात वो अपनी डायरी में लिखते थे, और अब तारिणी केस में भी उन्होंने एक एक बात को लिखना शुरू किया।
प्रियनाथ की डायरी एक किताब दारोगा दफ्तर के रूप में पब्लिश भी हुई और इसी किताब के जरिए लोगों को खूबसूरत त्रिलोक्या तारिणी देवी का भयानक रूप भी नजर आया। इसी किताब में एक जगह प्रियनाथ ने जिक्र किया था कि जितने भी क्रिमिनल उन्होंने आज तक देखे उनमें सबसे खौफनाक थी त्रिलोक्या तारिणी। तारिणी का जन्म वर्धमान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो बचपन से ही दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांवों तक फैले हुए थे। अभी वो लगभग 13 साल की ही हुई थी। उसकी शादी 60 साल के एक बूढ़े के साथ कर दी गई। शादी के बावजूद वो अपने मायके में ही रहती रही। अभी 1-2 साल ही बीते थे कि तारिणी के पति की मौत की खबर भी आ जाती है। 15 साल की उम्र में तारिणी विधवा बन चुकी थी। इसी दौरान वो एक महिला के संपर्क में आई जो कोलकाता में कोर्टों में लड़कियां सप्लाई किया करती थी। इस महिला ने तारिणी की मुलाकात एक लड़के से करवाई। त्रिलोक्या तारिणी और उस लड़के के बीच रिश्ता बनने लगा। गांव में दोनों के अफेयर की खबरें उड़ी तो तारिणी उस लड़के के साथ गांव छोड़कर कोलकाता चली गई। वो लड़का त्रिलोक्या को कोलकाता के सोनागाछी इलाके में लेकर आया। सोनागाछी यानी कलकत्ता का वो रेड लाइट इलाका जहां पर औरतें अपना जिस्म बेचा करती थी। गांव की तारिणी को यह इलाका थोड़ा सा अजीब लगा। दरअसल इस इलाके में वेश्यावृत्ति का काम होता था और काफी कोटे यहाँ पर मौजूद थे। उस लड़के ने तारिणी को धोखा दिया था, लेकिन धीरे धीरे तारिणी ने इस माहौल में खुद को ढाल लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके चाहने वालों की फहरिस्त बढ़ने लगी और वो खूब कमाई भी करने लगी। थोड़े साल बाद उस लड़के की मौत हो गई जो उसे यहाँ लेके आया था। अब तारिणी पूरी तरह से आजाद थी। तारिणी ने यही अपना एक बड़ा घर बनाया। नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ था उसके पास। इसी दौरान तारिणी की मुलाकात काली बाबू से हुई। काली बाबू ने तारिणी की जिंदगी में बेहद अहम रोल अदा किया। काली बाबू की पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब तारिणी और काली बाबू एक साथ रह रहे थे। काली बाबू के ही बेटे को तारिणी ने गोद ले लिया था। काली बाबू के प्यार में पड़ने के बाद तारिणी का धंधा चौपट होने लगा। धीरे धीरे कमाई का जरिया खत्म होने लगा और फिर तारिणी और काली बाबू ने पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुना। दोनों मिलकर शहर के अमीर लड़कों को अपना निशाना बनाने लगे। काली बाबू अमीर लड़कों को तारिणी के पास लेकर आते और वो उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर चोरी छुपे ड्रग्स देती और उनका कीमती सामान लूट लेती। लेकिन बेइज्जती के डर से वो पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते थे। इसी तरह कई अमीर लड़कों को इन्होंने लूटा, लेकिन ये काम भी ज्यादा दिन उनका चल नहीं पाया। लोगों के बीच काली बाबू और तारिणी की पोल खुलने लगी। फिर लोग इनके पास जाने से कतराने लगे। अब ये दोनों नए अपराध की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे। उस दौरान बंगाल में ब्राह्मणों के वर्ग में शादी के वक्त लड़की के परिवार वालों को पैसे देने का रिवाज था और इसी रिवाज का फायदा उठाया इन दोनों ने। तारिणी और काली बाबू ने बंगाल के दूर दूर के इलाकों के कई ऐसे परिवारों को अपने जाल में फंसाया जो अपने बेटों के लिए योग्य लड़की चाहते थे। तारिणी ने कोटे की एक छोटी लड़की को दुल्हन बनाकर लड़के वालों के परिवार के सामने पेश किया। कोटे के ही कुछ लोगों को नकली रिश्तेदार बनाकर अपने घर बुलाया। लड़के को लड़की पसंद आई। दोनों की शादी हुई। इसके बाद लड़के वालों ने अच्छी खासी रकम लड़की के परिवार को दी जो असल में तारिणी के ही लोग थे। इतना ही नहीं, जो लड़की दुल्हन बनी थी वो थोड़े दिन बाद अपने मायके जाने के बहाने अपने ससुराल से गहने केस लेकर निकल गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तारिणी ने इस तरह भी कई लोगों को चूना लगाया, लेकिन ये भी काम बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था। काली बाबू और तारिणी ने एक बार सोने के व्यापारी को ठगने का मन बनाया। सोने की बड़ी बड़ी ज्वेलरी घर बुलवाई गई, ये कहकर कि पसंद करने के बाद जिसे वो फाइनल कर लेंगे उसका वो पेमेंट कर देंगे। लेकिन जब गहने लेकर वो घर पहुंचा तो इन दोनों ने उसका कत्ल कर दिया और लाश को घर में ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। पुलिस को पहले ही तारिणी और काली बाबू के कारनामों की खबर थी और अब की बार पड़ताल में काफी कुछ साफ हो गया था। पुलिस ने घर से लाश बरामद की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। काली बाबू दोषी साबित हुआ जबकि तारिणी देवी बच गई। अब तारिणी पर अकेले ही हरि को पालने की जिम्मेदारी थी। वो इस घटना के बाद चित्तूर चली गई। काफी सालों तक वो वहीं रही, लेकिन फिर उसके पास पैसों की कमी होने लगी तो वो वापस सोनागाछी लौटकर आ गई। तारिणी के लौटने के बाद ही इस इलाके में महिलाओं के कत्ल की खबरें आनी शुरू हुई। तालाब में महिलाओं की लाशें मिलती गई, लेकिन कातिल का सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद ही अब ये केस प्रियनाथ के पास था। प्रियनाथ
ये समझ चुके थे कि तारिणी इतनी शातिर अपराधी बन चुकी है कि इसे सीधे तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए प्रियनाथ ने तारिणी को फंसाने के लिए एक जाल बुना। प्रियनाथ के इस प्लान के मुताबिक सोनागाछी में हुए सभी मर्डर के लिए तारिणी के गोद लिए हुए बेटे हरीश को फंसाया गया। सारे हालात ऐसे बनाए गए कि हरी पांचों महिलाओं का कातिल करार दिया गया। सारे सबूत उसके खिलाफ बनाए गए, यहां तक कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। बेटे को जेल में देखकर त्रिलोक्या तारिणी परेशान हो उठी। प्रियनाथ ये जानते थे कि गोद लिया हुआ बेटा हरि तारिणी की कमजोरी है और अगर हरि तारिणी फंसेगा तो तारिणी खुद ही अपने सारे जुर्म कबूल कर लेगी। वो बेशक एक खुकार अपराधी थी, लेकिन बेटे को वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। तारिणी ने हरि को फंसा देखते हुए अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। अपने एक एक अपराध को तारिणी ने पुलिस के सामने रखा। लूट, चोरी, ड्रग्स का इस्तेमाल, मर्डर, इस महिला पर तमाम आरोप लगे और कोर्ट ने तारिणी को फांसी की सजा सुनाई। प्रियनाथ मुखोपाध्याय की फेमस किताब दारोगार दफ्तर में त्रिलोक्या तारिणी देवी के हर जुर्म की दास्तां बताई गई है। ये किताब जब छपी तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। बंगाल में प्रियनाथ ने जितने केस पर काम किया उनकी सारी जानकारी इस किताब में उपलब्ध है। इस किताब में त्रिलोक्या की खूबसूरती से लेकर उसके साथी दिमाग को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। प्रियनाथ ने इस किताब में लिखा कि कैसे बंगाल की खुकार अपराधी अपने बेटे के लिए एक सामान्य माँ थी जो उसे बेहद प्यार करती थी और अपने बेटे के खातिर ही इतने सारे जुर्म उसने कबूल कर लिए। अगर बात बेटे की न होती तो इस महिला को गिरफ्तार करना लगभग नामुमकिन था। त्रिलोक्या तारिणी को फांसी मिलने के पहले प्रियनाथ एक बार तारिणी से मिले भी थे। उस मुलाकात के दौरान त्रिलोक्या तारिणी के आखिरी शब्द ये थे कि वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जा रही है, आप उसका पूरा ध्यान रखें।